जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घटनाचक्र दृष्टि सीरीज़ से हमारा कंटिन्यू जो है मैंने कल से स्टार्ट किया नया सीरीज़। आप लोगों को काफ़ी प्यार मिल रहा है, आप लोग इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो कल हमने हिस्ट्री का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था, आप लोगों को बहुत वो पसंद आया। आप लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स दिए कि सर सीरीज़ कंटिन्यू रखिए। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके सामने पॉलिटी का ये लेके आया हूँ सेट, मतलब ये सीरीज़ में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है पॉलिटी का है, भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। इस बुक की खासियत ये है कि बिल्कुल आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह आप लोग इसको देख सकते हो, और इसमें बिल्कुल ही मतलब इतना बढ़िया मैपिंग टेक्निक और पिक्चराइजेशन मोड में इतना बढ़िया तरीके से दिया गया है कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। आपको एक बार मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ, देखो आप इसका ओवरव्यू देख लो, कितने बेहतरीन तरीके से इस बुक में सब कुछ दिया गया है। और ये बुक हर जगह नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने सोचा इसका वीडियो में बना दूँ आप लोगों के लिए, मैं ये सब कुछ लेके आऊँ। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा। चलिए भाई, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा भारत का संवैधानिक विकास यहाँ से स्टार्ट होता है कंपनी के शासनाधीन अधिनियम से। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहला कहानी स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। इसके द्वारा क्या क्या हुआ देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, और इसमें क्या क्या जो है प्रोविजंस लाए गए वो यहाँ पे देखिएगा। कोशिश की गई कि जो कंपनी के अंतर्गत जो भारत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है कंपनी में, उसको दूर किया जाए। ठीक है, कुप्रशासन को यहाँ पे दूर किया जाए। इसको मेन जो फीचर था, मेन जो एम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, यही था कि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन इसको जो है दूर किया जाए। ठीक है, अब उसके लिए क्या क्या किया गया देखिए, ध्यान दीजिएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये क्या कह दिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन इन दोनों को ले आया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन ले आया गया। और बंगाल गवर्नर जो है, ये बंगाल गवर्नर जो है अंग्रेजी क्षेत्र का, इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, देखिएगा, अब ये जो अंग्रेजी क्षेत्र गवर्नर जनरल जो बन गया, तो बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन ही ये मद्रास और बम्बई दोनों वाले गवर्नर जनरल इसके अंदर आ गए बाय डिफ़ॉल्ट। समझिएगा, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी के तहत हुई 1774 में। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई, और एस्टैब्लिश भी जो है 74 में बन के रेडी हो गया, और वर्किंग मोड में ये आ भी गया था। ठीक है, सोचो कितना तेज काम होता था, एक साल के अंदर बना के लोग उसको काम। गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। भी चालू करवा दिए। अब नेक्स्ट आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। प्रमुख प्रावधान से क्या था, तो कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन करना, ये इसका मेन काम था। ठीक है, देखिएगा, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति जो है यहाँ पे अपनाई गई बोर्ड के द्वारा, और कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया ना, उसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग डिफाइन कर दिया गया था। कंपनी के व्यापारिक कार्यों में जो बोर्ड मेंबर है ना, इनका जो है हस्तक्षेप एक तरीके से होने लगा। और ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई, और नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया गया था, जो कि इन कंपनी के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर एक तरीके से मॉनिटर कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 1786 का फिर अधिनियम आता है। इसके अंतर्गत देखिए, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त करा गया था। गवर्नर जनरल जो है, इनको पहले क्या था ना, इनको ये नियम नहीं था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल के जो बोर्ड में जो मेंबर्स होते थे, अगर होता क्या था कि जो सबके द्वारा मतलब एक संयुक्त रूप से मिलकर जो नियम जो फैसला लिया गया, उसको ये नहीं कैंसिल कर सकते थे, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है गवर्नर जनरल को 1786 में ये पावर दिया गया कि वो एक तो वो ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनता है, तो अगर ऐसा कुछ नियम बना है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अपने निर्णय को उनके ऊपर ये लागू भी कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में, ऐसे ही मनमानी नहीं। ओके, फिर आता है चार्टर एक्ट 1813 का।
यहाँ से कहानी सारी मज़ेदार स्टार्ट होती है। देखिए, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के। चाय यानी टी, चीन यानी चाइना, समझ गए? इन दोनों के साथ छोड़ के कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का देखिए पहले मोनोपोली था, मतलब भारत में कोई भी टाइप का बिजनेस हो रहा है, कंपनी ही उस पर सारे बिजनेस देखती थी, उस पर शासन करती थी, उनको देख रेख करती थी। तो इंग्लैंड में जो दूसरी कंपनियां थी, उन लोगों ने भाई वहाँ पे संसद में अपील किया, कोर्ट में अपील किया कि भाई ये तो गलत है। सिर्फ वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, बस वहाँ पे अकेले वो लोग कमा रहे हैं, वो लोग तो हमें मतलब कंपटीशन में उतरने भी नहीं दे रहे हैं। एक तरीके से आपने तो उनको घोषणा पत्र, आज्ञा पत्र दे रखा है, तो हम लोग तो कमा ही नहीं सकते हैं। एक तरीके से वही लोग कमा रहे हैं और उनका ही एक छत्र राज है, वही लोग अमीर भी हो रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर कोई एक वर्ग ही इंग्लैंड में अमीर हो रहा है वहाँ से कमा के। तो वहाँ की कोर्ट ने ये ऑर्डर पारित किया, फिर वहाँ का संसद ने ऑर्डर पारित किया, फिर चार्टर एक्ट आता है 1813 का। उसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी के एकाधिकार को, मोनोपोली को ख़त्म किया गया। लेकिन बोला गया नहीं, अभी मोनोपोली हमने सब खत्म कर दिया, लेकिन चाय जो है, चाय प्रोडक्शन पे, चाय के एक्सपोर्ट पे सिर्फ कंपनी का एकाधिकार रहेगा, और चाइना के साथ बिजनेस पे भी कंपनी का एकाधिकार रहेगा। ठीक है, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश राजस्व पर नियंत्रण का पूरा हक दे दिया गया था। पहली बार शिक्षा पर खर्च के लिए, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पूछता है कि शिक्षा पे खर्च के लिए सबसे पहली बार कब जो है धनराशि आवंटित की गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया। कितना? 1 लाख रुपया हर साल, है ना, ये आवंटित किया गया था खर्च करने का। अब देखिए 1833 चार्टर एक्ट आता है। अब यहाँ से और भी कहानी बदलेगा। कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, मतलब चीनी और चाय के चाइना और चीनी के ऊपर जो एकाधिकार था वो भी खत्म कर दिया गया। अब साफ साफ बोला गया कंपनी केवल राजनीतिक कार्यों पे ही ध्यान देगी, बिजनेस पे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बंगाल गवर्नर जनरल का अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर देखिए, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी कि कानून का जो ज्ञाता हो, वैसे एक मेंबर को सम्मिलित किया गया। मैकाले जो थे वो प्रथम विधि सदस्य थे। पूछता भी है कि प्रथम विधि सदस्य जो है गवर्नर जनरल के बोर्ड में कौन रहा है, तो लॉर्ड मैकाले रहे हैं। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। अब साफ साफ बोला गया भाई, अब साफ साफ बोल दिया गया कि देखिए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा समूचे भारत गवर्नर जनरल है, तो अब मद्रास और बंगाल वाले जो हैं, है ना, बम्बई और मद्रास वाले, इनको कैसे दे देगा वो, क्यों कानून बनाने का हक देगा? तो वहाँ से उनको छीन लिया गया और साफ साफ बोला गया कि भाई अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल पूरे भारत का है, तो वहीं अब कानून बनाएगा, वहीं मान्य रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से आता है चार्टर एक्ट 1853। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये हल्का है टाइप प्रिंट जो है। देखिए, अब होता क्या, 1853 के चार्टर एक्ट में नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन की यहाँ बात की गई कि इनका जो है वेतन जो है अब क्या है, भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित सरकार द्वारा होगा। ठीक है, और धन जो है कंपनी देगी। अब कंपनी कहाँ से देगी? जो भाई भारत से अर्न करे वो देगी। अब ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड मेंबर्स जो हैं कहाँ हैं ये लोग, ये सारे के सारे हैं इंग्लैंड में। ठीक है, वहाँ बैठे हुए हैं और सैलरी कहाँ से ले रहे हैं? भारत की जो कमाई हो रही है यहाँ से वो कमाया हुआ धन सैलरी के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्टरों की संख्या जो है 24 से घटा के 18 कर दी गई। पहले 24 था, लेकिन अब जो है 18 कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो है इनकी संख्या घटा दी गई। अब देखिए, यहाँ बात कही गई कि 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे, यानी क्राउन द्वारा सिलेक्टेड होंगे। 6 ऐसे सदस्य रहेंगे जो क्राउन द्वारा सिलेक्टेड होंगे और बोर्ड मेंबर के वो सदस्य रहेंगे। अब आता है भारत सरकार का नियम 1858। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारा गेम बदल जाता है। आप सभी जान रहे हो 1857 क्रांति के बाद। अब यहाँ पे क्या क्या होता है देखिएगा, ध्यान दीजिए। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दे दिया गया, यानी कि ब्रिटेन के क्वीन को, क्राउन को दे दिया गया। अब देखिए, भारत राज्य सचिव यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों का ही एक तरीके से सब कुछ, इनका तामझाम खत्म कर दिया गया और सारा अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया, सारा का सारा अधिकार। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम रखा गया, क्या? वायसराय। वायसराय मतलब क्या? एक तरीके से देखिए, क्राउन या किंग का जो है प्रतिनिधि होता था, इसलिए इसको वायसराय बोला गया भारत में। ठीक है, भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि ये वायसराय करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप आप सब समझ गए होंगे, बहुत सरल भाषा में यहाँ पे सब कुछ समझाया गया।
अब सीधा सीधा है कि 1858 का जो एक्ट आया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम आया, उसके द्वारा ब्रिटिश ताज के शासन का जो है उनके अंतर्गत ये सारा का सारा चीज़ें चली गई। आइए नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, 58 के बाद 61 का आता है। इसमें क्या किया गया, वायसराय को आपातकाल में आदेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है। आदेश लागू रहने की अधिकतम अवधि 6 मंथ तक का यहाँ पे निश्चित कर दिया गया कि हाँ भाई, वायसराय आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ये शक्ति उसके पास है, लेकिन ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहेगा, तो 6 मंथ के लिए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, लॉर्ड कैनिंग तब था उस समय, है ना, विभागीय प्रणाली में, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग टाइम में। अब नेक्स्ट देखिएगा, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार भी किया गया इस समय। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः जो है अधिकार दे दिया गया। फिर से अधिकार उनको क्या दे दिया गया, अपने अपने लिए वो कानून बना सकते हैं। पहले क्या था, पहले देखिए जब ये जो चार्टर एक्ट आया था, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ 1853 का चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा जो है छीन लिया गया था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं है ना, कहाँ पे है, यस 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, है ना, यहाँ पे छीन लिया गया था 1833 चार्टर एक्ट में। यहाँ पे इनसे सारा मद्रास और बम्बई वालों से यह हक छीन लिया कि वो कानून बना सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा से 1861 के चार्टर एक्ट में जो है यहाँ पे इनको अधिकार दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 1853 में छीना गया, देख लीजिए फिर से 1833 में सॉरी छीन लिया गया, ठीक है, 1833 में छीन लिया गया, है ना, और फिर 1861 में दे दिया गया, मतलब कि लगभग 32 साल के बाद इनको दोबारा से ये हक मिल गया था। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये आता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ, तो विधान परिषद सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का हक दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी ये अधिकार दिया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1892 की बात हो रही है ना। यहाँ पे बात ये बोली गई कि अगर सार्वजनिक हित का मामला है, यानी कि जनहित याचिका, ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें सबका हित है या आम जनमानस की बात हो रही है, उसके ऊपर जो है भाई आप 6 दिन पहले सूचना दे सकते हैं, जो सत्ता पार्टी है उनको सूचना दे सकते हैं, हाँ भाई हमको इस मामले पे, इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे चर्चा करना है, आप रेडी रहिएगा। तो 6 दिन पहले उनको नोटिफाई कर दीजिए और फिर आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ कर दिया गया था, यहाँ से एक तरीके से समझिएगा। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, यहाँ से इनका डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी स्टार्ट होता है। अन्य नाम इसको जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की यहाँ पे व्यवस्था की गई, जैसा कि मैंने बताया था, एक तरीके से यहाँ से इनका जो है डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का यहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया था, और सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था यहाँ पे की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था मतलब यहाँ पे मुस्लिमों के लिए जो है, सीधा मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, और हिंदू में उसमें सब थे। हिंदू में, हिंदू मतलब कि सारे कास्ट, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सब हिंदू में आते थे, लेकिन मुस्लिम एक अलग ही कम्युनिटी इनको बना दिया गया और मुस्लिम्स के लिए अलग से जो है विधानमंडल की व्यवस्था करी गई, ठीक है। अब देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जो प्रसिद्ध कथन है क्या क्या है। देखिए, गांधी जी ने इस बारे में क्या बोला था, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहाँ आ गया था। रैमजे मैकडॉनल्ड ने क्या बोला, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये रैमजे मैकडॉनल्ड का था। तो इन दोनों का ही ये कथन याद रखिएगा, क्योंकि इस बार जो CDPO का पेपर हुआ है, आपने देखा होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या बोला, इसको अन्य नाम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया, पहली बार। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार यहाँ पे यूज़ हुआ, स्पष्ट रूप से यहाँ पे प्रयोग किया गया। फिर प्रांतीय विषय पर आरक्षित और हस्तांतरित, ये जो है अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स रखे गए। एक होगा आरक्षित यानी रिजर्व्ड की बात अगर करें, रिजर्व्ड में सिर्फ और सिर्फ वायसराय ही उस पर जो है
अपना सारा जो है फैसला कर सकते हैं। और हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल में जैसे कि आपको जो जनमानस लोक नियोजन का जो विषय है इन सब पे जो है नॉर्मल कानून सब चर्चा करके बनाएंगे, लेकिन रेलवे हो गया, सैन्य व्यवस्था हो गई, ठीक है, इन सारे जैसे पॉइंट हो गया, उसके बाद आपका संचार व्यवस्था हो गया, इन सब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वायसराय ही फैसला लेंगे, वो रिजर्व था, ठीक है। अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट माना जाता है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम फिर आता है 1935 का। इसका प्रावधान क्या था देखिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और हमारा करेंट जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग देखिएगा 70 से 75% इसके ऊपर ही पूरा बेस्ड है। इसका स्ट्रक्चर ही उठाए कॉपी पेस्ट हमारे आज के करंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया। देखिए गठन जो इसका हुआ था संघीय लोक सेवा आयोग के 1935 में, इसके तहत ही संघीय लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसके तहत की गई और यहाँ से केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया, प्रांतों में समाप्त किया गया, केंद्र में लागू किया गया। 1919 में प्रांत में स्टार्ट किया गया था और 1935 में क्या किया गया, प्रांत में खत्म कर दिया गया और केंद्र में लागू किया गया। यहाँ पे देखिए स्वायत्तता दी गई प्रांतों को, ठीक है, प्रांतों को क्या दी गई, स्वायत्तता दी गई। उत्तरदायी शासन स्वशासन प्रांतों को और दोहरे शासन का स्थान पर यहाँ पे दिया गया। क्लियर। चलिए यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रावधान क्या था, विस्तार देखिए, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का यहाँ पे विस्तार किया गया। महत्व क्या था, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना काफ़ी हद तक, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है कि करेंटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी के ऊपर प्रॉपर बेस्ड है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल यहाँ पे स्थापना किया गया और शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में किया गया था। स्थापना जो है देखिए फेडरल न्यायालय का यहाँ पे स्थापना हुआ 1937 में, जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू का कथन इसके बारे में क्या था, जवाहरलाल नेहरू का इसके बारे में कथन था, ये एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। तो 1935 का जो ये अधिनियम आया था उसके तहत, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था इसके तहत जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। उसके बाद इसको जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि गुलामी का अधिकार पत्र है, दास्ता का आज्ञा पत्र है, अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट, ये सब इन्होंने बोला है। नेक्स्ट बोला है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में समिष्ट, ठीक है, ये भी सारे स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू के रहे हैं, ठीक है। भारत के संविधान में वर्ष 1950 में देखिएगा ये जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। कब, भारत के संविधान में जो है 1950 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एड ऑन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया, मतलब कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। जो 1935 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 35 का भारत सरकार अधिनियम आने के बाद जो 36 में हुआ था उसमें रिजेक्ट इन्होंने कर दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। देखिएगा इसमें क्या है, अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिकारों की स्थापना, राज्यों की स्थापना करी गई, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की स्थापना की समाप्ति कर दी गई, ठीक है। बोल दिया है कि भाई अब आप लोग अपना अपना सत्ता खुद देख लीजिए। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता दे दी गई कि भाई आपके ऊपर है, आप होना चाहो आप हो सकते हो, ठीक। अब देखिए भारत का राज्य सचिव पद को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया 1947 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे ये समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग देख लेंगे एक बार सरसरी नज़र में, ठीक है ना। देखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना या कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। प्रधान सेनापति की शक्ति सर्वप्रथम प्राप्त किया था कौन, तो लॉर्ड कार्नवालिस किया था प्रधान सेनापति का। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, विलियम बेंटिक। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ठीक है। और देखिए बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, 1937 में किया गया। और सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में ही रखिएगा। सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का इस्तेमाल भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो देखिएगा 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। संविधान सभा का सबसे पहले मांग
किया था किसने? स्वराज पार्टी ने किया था मई 1934 में। सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला व्यक्ति कौन था? तो एम.एन. रॉय थे। ठीक है, 1934 में इन्होंने ये विचार दिया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 में किया था। और भारतीय संविधान सभा चुनी गई कब? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ये चुनी गई थी। क्लियर? तो दोस्तों देखिए ये था हमारा आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ से बात करेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अपना जो राय है हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक और नए वीडियो के साथ कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।